नमस्कार, वेलकम टू दी संडे स्पेशल एडिशन ऑफ अवर डेली मॉर्निंग शो। हर सुबह 9:30 बजे तो हम न्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, लेकिन संडे एक स्पेशल एडिशन आता है। सबसे पहले देखते हैं कल के पोल का रिजल्ट। कल मैंने आपसे पूछा कि जैसे इंडिया टुडे ने 12,000 पोल वोटों के जरिए बता दिया कि मूड ऑफ द नेशन है, तो क्या इसे सच में मूड ऑफ द नेशन कह सकते हैं? वेल, ऐसा लगता है कि ज़्यादातर आप में से लोग कहते हैं कि इसे मूड ऑफ द नेशन तो नहीं कहा जा सकता। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। 5 अगस्त 2020 को जब से राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ तो लोगों ने कहा कि देश में सेक्युलरिज्म डेड हो गई है या फिर देश हिंदू राष्ट्र बन गया है। तो ऐसे कई सारे ना बड़े स्पेशल से टर्म होते हैं और उसके साथ हम हमेशा कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल को एसोसिएट करके देखते हैं। तो आज ऐसे ही कुल 6 टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें कि थियोक्रेटिक स्टेट, बिगेट्री, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इन सारे टर्म्स का पहले तो मीनिंग समझेंगे और फिर समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें इन टर्म्स के साथ एसोसिएट करके देखा जाना चाहिए, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। शुरू करते हैं थियोक्रेटिक स्टेट के साथ में। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो तो थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है भगवान या डाइटी जो है वो सुप्रीम सिविल रूलर की तरह देखा जाए और उनके जो लॉज हैं उसी को ही हमारी अथॉरिटी मान लिया जाए, जो भगवान के लॉज हैं। तो क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? मतलब ये मैं मानता हूं कि हमारे संविधान में अलग अलग भगवानों की तस्वीरें छपी हुई हैं, लेकिन उस संविधान को ही माना जाता है शुरुआत से। उसी संविधान के भरोसे हमारा देश चल रहा है। अगर आप रीसेंट टेंपल बिल्डिंग वाली बात भी देखो, 1528 में टेंपल को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद एक लंबा कानूनी इतिहास चला और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब इस जमीन पर मंदिर दोबारा से बनाया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर मंदिर बना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रूल को माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट भी गवर्न होता है लॉ के जरिए, और अगर ऐसे लॉ के जरिए चीजें चल रही हो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो ये काफी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ। क्या आपके हिसाब से ये थियोक्रेसी है? आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा वर्ड जिसे कहते हैं एनार्किस्ट या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इसकी अगर आप परिभाषा को समझें तो लिखा है कि एक ऐसा इंसान जो कि वॉयलेंस यूज करके जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स हो, जो भी इंस्टीट्यूशन हो, जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, उसको तोड़ने का प्रयास करे, उसको मिटाने का प्रयास करे। और ये एनार्किस्ट की परिभाषा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की परिभाषा होगी जो रिलीजन का सहारा लेके इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता हो। जब भूमि पूजन की बातें चली तो उसके बाद से ऐसे स्टेटमेंट कहाँ से आए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा कि बाबरी मस्जिद #बाबरी मस्जिद was and will always be a masjid. #Hagia Sophia is a great example for us. Usurpation of the land by an unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment can't change its status. मतलब कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहा है कि ये अनजस्ट है, ऑप्रेसिव है, शेमफुल है और मेजॉरिटी अपीजिंग है। और ये चारों के चारों वर्ड मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के अंडर माने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा कि नो नीड टू बी हार्ट ब्रोकन, मतलब आपके दिल टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशंस डोंट लास्ट फॉर एवर, #इट्स पॉलिटिक्स। मतलब कि ये कह रहे हैं कि अगर हाया सोफिया को क्योंकि अभी रिसेंटली दोबारा से मस्जिद बना दिया गया, तो सिचुएशंस डोंट लास्ट फॉर एवर। They are probably trying to indicate at some kind of further change in the Ram Janmabhoomi status in future. बाद में इन्होंने कहा कि हमारा जो ये स्टेटमेंट था ये सही तरह से लिखा नहीं गया था, तो हमने इसको वापस ले लिया। हालांकि इनके पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट आ चुके हैं जब इन्होंने कहा था कि जस्टिस सही नहीं है। फिर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने इसी तरह की कुछ बात कही। ये रशीदी जो है 2015 की जनवरी में बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बीजेपी लीडर के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। फिर उसी साल फरवरी में अरविंद केजरीवाल के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगे और उनको सपोर्ट करने लगे। अब अगर इन लोगों को आप क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मानोगे, क्या इन्हें आप एनार्किस्ट मानोगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बात और, वो लोग जो सड़कों पर चलते हुए लोगों को पकड़ के उनसे राम नाम बुलवाते हैं, या फिर वो लीडर जो कि हिंदुओं को भड़काते हैं स्टेज पर चढ़ के, वो सारे लोग भी इसी कैटेगरी में आएंगे। मैं इन लोगों की बात इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को ज़्यादातर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या कहते हैं कि अरे चलिए उनके हक में फ़ैसला नहीं आया इसलिए उन्होंने ऐसी बातें लिख दी। मगर आपको ये समझना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज़ अ ऑफिशियल बॉडी दैट इज़ फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। अगर ये लोग ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो वो सेंटिमेंट कितना ज़्यादा भड़काने वाला हो सकता है कई सारे लोगों के लिए, ये बेहद खतरनाक है। अगर आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कहना है किसी को, तो ये सारे के सारे लोग एक ही गैमेट में आएंगे, ये कुछ अलग नहीं रहेंगे। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल साइट करे। चलते हैं अब अगली डेफिनेशन की तरफ।
इसका डेफिनेशन है बिगट। बिगट का मतलब होता है पर्सन जो कि किसी दूसरे रिलीजन को सेलिब्रेट होता देखे और उसको वो बर्दाश्त ना हो। रिसेंटली क्या हुआ, यूएस में न्यूयॉर्क के अंदर एक टाइम्स स्क्वायर है, वहाँ पर कहते हैं कि रामलला की तस्वीर लगेगी बड़े से बोर्ड में, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। वहाँ पर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए और जिस एड एजेंसी को बुक किया गया था ये सब दिखाने के लिए, उस पर उन्होंने दबाव बनाया। उस एड एजेंसी ने खबरें आई कि बैकआउट भी कर लिया, शायद कुछ जगह बिलबोर्ड और लगने थे जो नहीं लग पाए, लेकिन हालांकि कुछ जगह बिलबोर्ड लगे फाइनली। लेकिन स्टार्टिंग में एक कोशिश हुई, तो वो सारे लोग जिन्होंने ये कोशिशें करी उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें मैं तो मानता हूँ कि वो बिगट्स हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु कैन नॉट स्टैंड अनदर रिलीजन बीइंग सेलिब्रेटेड। बाय द वेरी डेफिनेशन दे आर बिगट्स। अच्छा, अगला देखते हैं रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ये बहुत मसला उठा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से रिलीजन को इन्होंने पॉलिटिक्स में मिक्स कर दिया है। पहले क्या है, हमारे बहुत प्रोग्रेसिव लीडर हुआ करते थे, जैसे कि हमारे राजीव गांधी। ही वॉज ए प्रोग्रेसिव, फ्यूचरिस्टिक, यंग एंड डायनामिक लीडर, और उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप लिए। लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री देखने बैठे तो आपको पता चलेगा कि एक शाहबानो का केस हुआ था जिसमें उनको कोर्ट की तरफ से गुजारा भत्ता मिला, बट फिर कुछ इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका अपोज करा। राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर कोर्ट का फैसला बदल दिया। अब यही तो हुआ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अच्छा, जब इसमें उन्हें कॉल आउट किया गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि टीवी पर रामायण चलवा देते हैं। फिर एक लोअर कोर्ट का जजमेंट आया कि अयोध्या के दरवाजे खुलवा देने चाहिए और उसको तुरंत इंप्लीमेंट करवा दिया गया। फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी जी जो अगली चुनावी कैंपेन थी वो नागपुर से शुरू करने वाले थे, वो उन्होंने शिफ्ट करके फैजाबाद कर ली। उस कैंपेन में भी जाकर उन्होंने स्पीच की स्क्रिप्ट से हटकर बोला कि हम राम राज्य लाने वाले हैं। तो आप जिन्हें प्रोग्रेसिव, यंग और डायनेमिक लीडर मानते हैं वो तो 80s के ज़माने से रिलीजन को पॉलिटिक्स में ऐड करते हुए आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे चलिए वो तो हिस्ट्री की बात हो गई, ये क्या तुम 30-40 साल पुरानी बातें कर रहे हो, तो चलिए रीसेंट वाली कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल 2019 के चुनावों के जस्ट पहले उन्होंने इमामों की सैलरी दिल्ली के अंदर बहुत हाई मार्जिन से बढ़ाई और वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लीडर से कहते हुए सुनाई दिए कि आप चूँकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप उनसे आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाइए। क्या ये रिलीजन इन पॉलिटिक्स नहीं है? जब आप आम आदमी पार्टी को प्रोग्रेसिव पार्टी बताते हो कि ये लोग रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं करते, तब फिर आप ये एस्पेक्ट भूल जाते हो। उसके अलावा जो लोग इतने लंबे समय तक लीडर्स इफ्तार की पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या फिर राहुल गांधी जो कि टीवी पर टेलीवाइज्ड वे में जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह, क्या वो सारी चीज़ें रिलीजन इन पॉलिटिक्स नहीं है? तो फिर अगर आपको उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते नहीं बनता है तो फिर आपके लिए ये वाली बात सिर्फ रिलीजन इन पॉलिटिक्स कैसे हो गई? या तो आप सिंगुलर लेंस से देख रहे हो, या फिर आपको ये सारी पूरी पिक्चर क्लियरली कोई बता नहीं रहा है। तो ये मुझे लगता है ओपनली थोड़ा डिस्कस होना चाहिए कि क्या क्या रिलीजन इन पॉलिटिक्स है और क्या क्या इस गैमेट के अंडर आएगा। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें रिलीजन इन पॉलिटिक्स हैं, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी विजिट टू राम जन्मभूमि। अगला चलते हैं, अगला है सेक्युलरिज्म। अच्छा, वैसे बाय डेफिनेशन अगर आप सेक्युलरिज्म को सर्च करो तो मिलेगा कि एक ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पर स्टेट और रिलीजन ये दोनों अलग अलग हो। स्टेट मतलब गवर्नमेंट और रिलीजन में एक सेपरेशन हो, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। अगर आप इंडिया में देखो तो ऊपर जितने मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, ऐसा लगता है कि स्टेट और रिलीजन काफ़ी मिक्स रहा है शुरू से। तो सेक्युलर रहा है या नहीं रहा है ये क्लियरली नहीं कह सकते। और जो सेक्युलर वर्ड है वो भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवा दिया था, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था। चलिए उसके बाद भी देखते हैं कि जो हमारी सरकार है, अगर आप सिर्फ मंदिरों की बात करें तो मंदिरों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। सरकार कभी भी किसी मंदिर पे अपना कंट्रोल कर सकती है और उसे अपने कंट्रोल में लेके उसे अपनी तरह से एडमिनिस्टर कर सकती है। मंदिरों में वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त भी कर सकती है। मगर इस देश के अंदर किसी और रिलीजियस बॉडी के, किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का ये कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल सिर्फ मंदिरों के ऊपर है सरकार का। तो यहाँ पर इस सेक्युलरिज्म में डिफरेंस आ गया कि अगर आप देखो तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर सरकार कंट्रोल कर सकती है और बाकियों पर ऐसा नहीं है। दूसरी बात मुझे ये लगता है सेक्युलरिज्म का जो रियल मीनिंग है, फॉर मी एटलीस्ट, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसे सेलिब्रेट करो, बट आप ये ध्यान रखो कि आप किसी और के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करो। अगर आप किसी और के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो डेलिबरेटली और आप अपना रिलीजन सेलिब्रेट करते हो, यही सेक्युलरिज्म है फॉर मी।
आपके लिए सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है, ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला और आखिरी मीनिंग है जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये टर्म जो है ये जर्मनी से निकला था, इसे हॉलोकॉस्ट डिनायर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ज्यूज़ पर कभी हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ, कोई हिटलर ने कभी ऐसा नहीं किया। ये लोग किस तरह की दलीलें देते हैं वो मैं आपको इंडियनाइज्ड वे में बताता हूँ, जो कि इंडिया में दलीलें दी जाती हैं। इंडिया में क्या दलीलें दी जाती हैं कि जो इन्वेडर्स हमारे ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया वो बहुत काइंड भी थे, उन्होंने बहुत काइंडनेस भी दिखाई, साथ के साथ आक्रमण तो किया बट काइंडनेस भी दिखाई। ये इनकी जो इन्होंने लूटी है चीज़ें, जगह लूटी है, मंदिर तोड़े हैं, घर बार लूटे हैं लोगों के, ये उसको इस बात से छिपाते हैं कि देखिए उन्होंने ज़मीनें दान भी करी थी, मतलब लूटने के बाद ज़मीनों का कुछ हिस्सा दान भी करा था। तो ये उस बात से, उस लॉजिक के साथ छिपाया जाता है। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये लोग रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ऑल्दो इन्होंने कन्वर्जन कराए, इंडिया में आकर लोगों पर अटैक करा, बट इन्होंने अपनी आर्मी में दूसरे रिलीजन के लोगों को भी रखा, ये कहा जाता है, ये कहते हुए कि रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। फिर कहते हैं कि इन्होंने अगर इतने सारे कन्वर्जन कर दिए तो फिर हिंदूज कहाँ से आ गए, ये भी एक दलील दी जाती है। फिर कहते हैं कि अगर इन्होंने इतने सारे मंदिर तोड़ दिए तो मंदिर कैसे बच गए। अगर आप ये सारी दलीलें देखो और एक साथ उठाकर हॉलोकॉस्ट डिनायर से कंपेयर करो, वो लोग भी यही कहते हैं कि अगर ज्यूज़ मार दिए गए तो ज्यूज़ बच कैसे गए इतने सारे, अगर ज्यूज़ लूट लिए गए तो उनके पास इतनी वेल्थ कैसे है कि अभी दुनिया में बहुत सारे जो टॉप लेवल के अमीर लोग हैं, बहुत सारे उनमें से ज्यूज़ हैं, ये इतने पावरफुल कैसे बन गए। तो यही दलीलें हॉलोकॉस्ट डिनायर्स भी देते हैं और ये लोग भी देते हैं। तो मुझे नहीं लगता इनमें और हॉलोकॉस्ट डिनायर्स में कोई डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डिफरेंस है या फिर मेरी बातों में कुछ ऐसी गलती दिख रही है, कोई लॉजिकल प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप मुझे वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे लगता है ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब कई बार लोग पूरी तरह से तो इंटरप्रेट नहीं करते या फिर पूरे उनके गैमेट को नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखते हैं उस वर्ड की और उसी तरह से उसे यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर बात की जाए। और जहाँ तक रही बात सेकुलरिज्म इन इंडिया डेड होने की, मुझे ऐसा नहीं लगता। ज़्यादातर जो लोग, अगर आप ऑनलाइन वर्ड से ज़रा हट जाएं, तो ज़्यादातर लोग ना कभी किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं और ना ही उन्हें अपने रिलीजन को लेकर शर्म आती है। चलिए मैं आपसे मिलूंगा कल आज की सारी खबरों के बारे में डिस्कशन करते हुए सुबह 9:30 बजे इन अवर डेली मॉर्निंग शो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।